शिद्दत पसंदी कम करनी पड़ेगी। चंद साहब पहले तो आ जाते हैं, अच्छा आपके ट्विटर के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, आपने जो ट्वीट्स किए उनके ऊपर बड़ा आपसे मैं नहीं, आप पहले आ जाएं। पॉलिटिकल वर्कर आपको बड़ा मतलब है उस पर बेचैनी, आप पहले नहीं, क्योंकि मैं उसको खुद वजाहत करना चाहूँगा। वो आर्मी चीफ के एक बयान से रिलेटेड बात है। नहीं, मैंने वैसे आर्मी चीफ का बयान नहीं सुना था। मैं आपको बताता हूँ, वो कराची गए, जो नेवल एकेडमी है वहाँ पर पासिंग आउट से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मईशत और दहशत गर्दी पर आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि मईशत और दहशत गर्दी पर कौमी इत्तफाक राय दरकार है। इसकी जो खबर जारी की है उसमें ये कहा है ISPR के मुताबिक कि आर्मी चीफ कहते हैं कि मुल्क इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मईशत और दहशत गर्दी के चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। अब आप मुझे ये बताएं। तो ठीक है ना ये बात, इसमें कौन सा हरज है? कौमी इत्तफाक राय, इसका मतलब कौमी इत्तफाक राय का मतलब तो ज़रा मुझे समझाएं। कौमी इत्तफाक राय तमाम पॉलिटिकल जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स, 13 जमातें तो एस्टैब्लिशमेंट समेत सब के ऊपर इत्तफाक एक दर्जन के करीब जमातें तो हुकूमत में, उनका तो इत्तफाक राय है ना। इस वक्त सूबों देखें ना, KPK में PTI की हुकूमत, पंजाब में PTI, GB में PTI, कश्मीर में PTI, सेनेट में मेजॉरिटी में PTI, अब सदर PTI। तो इत्तफाक राय में मतलब है PTI का भी होना ज़रूरी है ना, फिर इत्तफाक राय होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स यही हो गए ना। ये PTI और मुस्लिम लीग काफ को भी सारों को मैं समझता हूँ, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को और तमाम स्टेक होल्डर्स, आपको नहीं लगता स्टेक होल्डर्स एंड पॉलिटिकल फोर्सेस, आपको नहीं लगता कि ये जो बयान है आर्मी चीफ का, ये आप लोगों की हुकूमत के ऊपर भी एक अदम एतमाद का इजहार है? देखो, इसको आप जिस पैराए में लेना चाहें, आप एक नेक ख्वाहिशात भी कह सकते हैं, जो तनकीद समझते हैं वो तनकीद करेंगे। जो नहीं, वो कहते हैं अगर मईशत और दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तफाक राय, इत्तफाक इसमें तो कोई शक ही नहीं यार। फैटफ आपके सामने है, नेशनल एक्शन प्लान आपके सामने है। जब भी जो APS वाला वाक़या के बाद इत्तफाक राय हुआ था तो आप अगला ऑपरेशन आप कर सके थे ना। दैट आई एग्री विद, ब्रॉडर सेंस में मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं। यही बात। लेकिन आप जो ट्वीट करते हैं वो ट्वीट जो है वो मुझे तो मैं नदीम अफजल चंद से ये तवक्को नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आप एक्सप्लेन कर दें कि आपका अगर कहने का मतलब मुख्तलिफ था, जो मुझे समझ आई है। मैंने ट्वीट इसलिए किया था, दो पहलू हैं। आपके 2 ट्वीट्स आए। पहला आपने ट्वीट किया, कोई आतिफ तौकीर साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, आपने उसको कोट ट्वीट किया। उनका ट्वीट था, ऑडियो लीक्स नहीं, फ़िलहाल तमाम सियासी कुव्वतें सर जोड़कर बैठें और तवीलुल मुद्दती जमहूरी इस्लाहात करें। नून लीग, PPP और इमरान खान समेत तमाम सियासी जमातें और अफराद ये बात समझ लें कि इनके अलावा अगर कोई रास्ता बचता है तो वो खाना जंगी है। खुदारा सियासी रहनुमाओं को सियासी रहनुमाओं को दूर अंदेशी अता करें। इस पर आपने कहा कि इक़्तिदार के बजाय मुल्क बचाने के लिए बैठना पड़ेगा। शर्त है इक़्तिदार की ख्वाहिश सबको 3 सालों के लिए ख़त्म करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक ऐसा मेरी राय है, कोई भी मुश्किल फ़ैसले इस वक्त कोई अकेली जमात मुश्किल फ़ैसला नहीं कर सकती। मुश्किल फ़ैसले क्या हैं कि जो इदारे टैक्स नहीं दे रहे, जो शख्सियात टैक्स नहीं दे रही, टैक्स रिफॉर्म, इस मुल्क को पैसा चाहिए ना चलाने के लिए, टैक्स रिफॉर्म नहीं हो पा रही। कि कोई कहता है मेरा वोट बैंक ना ख़राब हो, कोई कहता है इस्टेब्लिशमेंट ना नाराज़ हो जाए, कोई कहता है ताजर ना नाराज़ हो जाए, कोई कहता है जुडिशरी ना नाराज़ हो जाए। ये एक खिचड़ी पकी हुई है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के कुछ इस्लाहात करनी पड़ेंगी। सबसे पहले 3 साल का जो आप देखिए, 3 साल में मैं बताता हूँ। अब CPEC है, नई ट्रेन जो चलनी है, ML1 है, स्टील मिल का इशू है, PIA का इशू है, रेलवे का इशू है, लोकल बॉडीज सिस्टम का इस मुल्क में सारे सूबों में एक जैसा होना और इफेक्टिव होना, जो डिलीवर भी करे, सबसे बड़ी चीज़ है। अब ऐसे इश्यूज़ के ऊपर मैं समझता हूँ पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना पड़ेगा। जो इसका फॉलोअप ट्वीट है वो सुन लें। अच्छा, अगला तासुर डिफरेंट आ नहीं, तासर गलत गया है। अगर किसी को यह तासर गया है कि मैं टेक्नोक्रेट को सपोर्ट करता हूँ, मैं ऐसी सपोर्ट कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा, सुन लें आपने क्या कहा। आपने कहा कि साफ सुथरे सियासतदान होने चाहिए, जिन्होंने आरफा नूर साहिबा की जो उन्होंने ट्वीट किया कि इस वक्त रूमर्स हैं, इस वक्त अफवाहें चल रही हैं कि एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है एक लंबे अरसे के लिए, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, ताकि वो सख्त फैसले कर सकें। बट हु विल बी द फेस ऑफ दिस गवर्नमेंट, कि कौन इस गवर्नमेंट का चेहरा कौन होगा, अवाम के गुस्से को कौन फेस करेगा। उस पर आपने कहा साफ सुथरे सियासतदान होने चाहिए, जिन्होंने इलेक्शन ना लड़ना हो ताकि वो अगले इलेक्शन की तैयारी ना करें। सिर्फ टेक्नोक्रेट कुछ नहीं कर सकेगी। पहले भी हर हुक्मरान की आंख कान टेक्नोक्रेट्स ही होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी अब कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना इससे तासुर देखिए, जो मैं बताता हूँ,
गुलाम मोहम्मद से शुरू हो जाएं, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, याहिया खान, सद गुलाम इसहाक खान, ज़ियाउल हक, मोइन कुरैशी, शौकत अजीज़, इतने टेक्नोक्रेट गुजरे हैं जो नॉन पोलिटिकल लोग थे या टेक्नोक्रेट थे। फिर मिनिस्टर देखें, बीबीपी की हुकूमत आई तो बीबी शहीद की जब हुकूमत आई तो उनको वज़ीर ख़ारजा भी टेक्नोक्रेट, फाइनेंस मिनिस्टर भी टेक्नोक्रेट, अभी भी हफीज़ शेख साहब पिछली हमारी गवर्नमेंट में भी टेक्नोक्रेट ही थे। अभी भी देखें, टेक्नोक्रेट भी एक होता है पोलिटिकल जमात से टेक्नोक्रेट को निकलना, वो तो ठीक है। अगर कोई पोलिटिकल जमात के फॉर एग्जांपल असद उमर है, मैं उसको टेक्नोक्रेट समझता हूँ, बेशक इलेक्शन लड़ता है लेकिन उसका बैकग्राउंड टेक्नोक्रेट वाला है। फिर साग डार साहब हैं, टेक्नोक्रेट हैं लेकिन एक सियासी जमात से आ रहे हैं। सियासी जमात का एक एक्टिव वर्कर होना और वो टेक्नोक्रेट, बेशक कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्ट कर लेना या एक ऊपर अपने मुसल्लत कर लेना या ऐसा ढूंढ के लाना जिसको ग्राउंड रियलिटी की नहीं पता। साहब, ये मसाइल आपने बहैसियत सियासतदान हल करने हैं। देखिए, हल हमने करने हैं। आप सियासतदान हैं, आप हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं, आप अवाम को फेस करते हैं, जो काम आपके करने का है आप क्यों उठा के उसे कह रहे हैं कि 2-3 साल के लिए टेक्नोक्रेट। देखिए, कई मामला में मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल क्लास हम नहीं डिलीवर कर पा रहे। क्या वजूहत हैं, इसमें क्या रुकावट है? पाकिस्तान में फेल इस हो वक्त नहीं फेल नहीं, डिलीवर नहीं कर पा रहा। उसकी 2 वजूहत हैं। उसमें वजूहत हमारी जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। उसमें है ब्यूरोक्रेटिक, हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, कोलैप्स कर गया है। ये नहीं कि डिलीवर कर रहा, थोड़ा स्लो है, कोलैप्स कर गया मैं समझता हूँ। उसके बाद आपका टैक्स का सिस्टम आपका कोलैप्स है, सिवाय रिश्वत बाजारी के, चोर बाजारी को नहीं। आपके जितने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिस पुलिस है मेन, आपका प्रोसिक्यूटर का सिस्टम है, आपका इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, सारे कोलैप्स हैं। इनमें रिफॉर्म्स कौन करेगा? या तो पार्लियामेंट को अगर आप बेतौकीर करेंगे, एक जमात पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो पार्लियामेंट भी कैसे फैसले कर सकती है? फिर पार्लियामेंट को आप हर वक्त अंडर प्रेशर रखेंगे पार्लियामेंट। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर भी ये चीज़ें मेजर होने वाली हैं। इसके बगैर आप मुझे बताएं कैसे पार्लियामानी निज़ाम डिलीवर कर सकेगा, और पार्लियामानी निज़ाम ही इस मुल्क को कायम रख सकता है। किसी की सोच है ना कि सदारती निज़ाम या कोई और निज़ाम, वो पहले भी तजर्बात बहुत हो चुके हैं, और वो आप छोटे सूबों की या ऐसे आप ये कह रहे हैं कि आप इस तजवीज़ के खिलाफ हैं, ये जो बातें चल रही हैं ये टेक्नोक्रेट्स की 3 साल नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर आप हक में, लेकिन अगर एक बात नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं टेक्नोक्रेट के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ला के बिठा देगा, वो पब्लिक ओन ही नहीं करेगी। अल्टीमेटली सियासतदानों ने पब्लिक में गलियों में गालियाँ खानी होती हैं, किसी भी जमात से हो। अवाम के दौरान सियासतदानों ने कौंसलर, नाज़म, चेयरमैन, MPAs, MNAs, पोलिटिकल वर्कर, अवाम का जो गुस्सा है ना, अवाम हमें गालियाँ दे के अपना गुस्सा निकाल लेती है। यकीन करें, अगर हम सियासी लोग ना हो दरमियान में, डायरेक्ट अवाम टेक्नोक्रेट और अवाम ही हों सिर्फ, तो फिर वो जो अवाम का गुस्सा है, जिसमें महंगाई शामिल है, जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं है बिल्कुल, अवाम को, कोई शरीफ आदमी को इस वक्त देखे ना, हमारा सिस्टम सपोर्ट ही नहीं कर रहा ना, ना गरीब आदमी को सपोर्ट कर रहा है, ना शरीफ आदमी को सपोर्ट कर रहा है। रेलवे पे एक पॉइंट रह गया था, वो मैं आपको उस वक्त ये कहना चाह रहा था कि देखें, जिस वक्त तक ना ट्रांसपोर्टर सियासतदान भी है और सियासतदानों का हलकों में इलेक्शन लड़ने के लिए फाइनेंसर भी, डोनर और फंडर भी ट्रांसपोर्टर है, बड़ा ट्रांसपोर्टर। तो आप समझते हैं सिर्फ ट्रांसपोर्टर तो रेलवे को अगर पॉलिसी मेकिंग वो सियासतदान कर रहे हैं ना, जिनको बैक एंड के ऊपर, मेरे हल्के में मैं लिया की एग्जांपल देता हूँ, अगर बेहतरीन किस्म का ट्रेन की कनेक्टिविटी पिंडी के साथ हो जाए, आप 8 घंटे 10 घंटे में पहुँचें, आरामदेह सफ़र हो, पैसे कम हो, मैं तो बस नहीं इस्तेमाल करूँगा। अगर मुल्तान की, लाहौर की कनेक्टिविटी, देखिए माफियाज तो हर डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट का भी एक माफिया है, बिल्कुल है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। वो नहीं माफियाज हैं। इस तरह NLC का भी लोग नाम लेते हैं कि उसने भी रेलवे का हक खाया है, और बहुत सारी चीज़ों ने रेलवे का हक खाया है। रेलवे को तबाह तो बहुत सारे अदवार से आहिस्ता आहिस्ता होते होते आज हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप डीजल की, आप पेट्रोल, लेकिन एक गरीब की सवारी है और सफ़ेद पोश की सवारी है। और हमारे इलाकों में खुद रेलवे के, हम बचपन से सफ़र करते आए हैं, और रेलवे देखें अब कार्गो या पैसेंजर ट्रेन या ये सारी तबाही की तरफ तो गई है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, इसमें को मैं तो इसको डिफेंड नहीं कर सकता। और इसमें माफियाज का किरदार अच्छा खासा है, खा ट्रांसपोर्ट माफिया हो, खा कोई गुड्स माफिया हो, जो भी हैं, जो